हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, और जो नहीं है अच्छे भैया तो वो भी अच्छे हो जाओ। ठीक है, मौसम चल रहा है खराब। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की। तो वो है भैया फर्स्ट चैप्टर। क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। अब नाम में ही बहुत कुछ छुपा है, और नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया स्वतंत्रता मतलब जिस दिन देश आजाद होने वाला था उसकी पूर्व संध्या, मतलब उसकी एक शाम पहले, मतलब एक दिन पहले की शाम, मतलब जैसे कल देश आजाद होने वाला है तो आज की शाम पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भैया उस टाइम भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? जब अंग्रेज लोग जा रहे थे यहां से, हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था, इतने सालों के बाद हम गुलामी से आजाद हो रहे थे, हमारा देश स्वतंत्रता की ओर जा रहा था, देश स्वतंत्र होने वाला था। और उस समय अभी तक तो ये था कि भाई हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, देश स्वतंत्र हो रहा है। लेकिन अब देश स्वतंत्र होने वाला है, और अब देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? कितनी अर्थव्यवस्था, क्या बचा हमारे पास, क्या उन लोगों ने छोड़ा हमारे लिए? और इतनी देश की आबादी जो भूख, शिक्षा, इन सब से निपट रही थी, आखिर अब देश के लोगों को और ज्यादा चिंता होने लगी कि भाई अब देश चलाएगा कौन, देश चलेगा कैसे? तो हमें थोड़ा भैया इस चैप्टर समझने के लिए थोड़ा हमें इतिहास पर भी जाना पड़ेगा कि भैया जिसने हमें गुलाम बनाया, उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया, किस तरह से उन लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, या योगदान पूरा मिटा दिया, या देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, या फिर आज जो हमारे लिए कुछ उन्होंने छोड़ के गए हैं, या जो आज हम वर्तमान जो देख रहे हैं वो आज का है या पहले से है, या उसकी जो जड़ है वो पहले से आ गई थी। तो इन सब बातों पे हमें नजर डालना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, और हमें उनके काल से लेके, हमें अंग्रेजों के टाइम से लेके और अभी तक का हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो चलिए आज के इस चैप्टर में आज हम यही समझेंगे भैया स्वतंत्रता के समय से, पहले से, अंग्रेजों से और अभी तक की जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी है, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रकृति क्या है दोस्तों? जो हम देखते हैं कि भैया जो आज वर्तमान प्रकृति है, वो केवल क्या, इसके वर्तमान निर्माण के कारण नहीं है, मतलब इसके वर्तमान निर्माण के कारण नहीं है, इसकी जड़ें हमारे इतिहास यानी भारत के अतीत में गहराई है। क्या है दोस्तों? इसकी अतीत से जुड़ा हुआ है। जो आज हम वर्तमान में देख रहे हैं वो भैया वर्तमान अतीत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये मतलब पुराने इतिहासों से जुड़ा हुआ है। आज हम जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, हर चीज देख रहे हैं, तो इसकी नींव पहले ही बन चुकी थी, इसकी नींव पहले ही डल चुकी थी। और आखिर हम प्राचीन भारत जीवन के हर क्षेत्र में समृद्ध था। मतलब हम बात करें कि भैया हमारा प्यारा भारत देश, प्राचीन भारत जो था हमारा, वो जीवन के हर क्षेत्र में समृद्ध था, हर क्षेत्र में समृद्ध था। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से गिरने लगी जितनी तेजी से अंग्रेजों ने भारत की धरती पर कदम रखा था। दोस्तों, मतलब जब देश आजाद होने वाला था उसकी एक दिन पहले शाम को भारत देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, मतलब इतनी तेजी से गिर रही थी जितनी तेजी से अंग्रेजों ने भारत की धरती पर कदम रखा था। तो दोस्तों हुआ क्या? तो उस अवधि के दौरान जब ब्रिटिश शासन के भारत अधीन था, ये कब? जब भैया ब्रिटिश शासन के अधीन था। कौन था? भारत। कितनी शताब्दी तक? दो शताब्दी तक, मतलब 200 सालों तक हम किसके अधीन रहे? तो भैया ब्रिटिश शासन के अधीन रहे। हमारे भारत की जनता जो उत्पीड़क, मतलब जो ये लोग कौन थे? ये उत्पीड़क थे। हम लोग कौन थे? गुलाम थे। हमारे भारत देश की जनता को इन लोगों ने गुलाम बना के रखा। देश की जो हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, मतलब स्वतंत्रता के समय जो हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, वो पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई। क्या हुई दोस्तों? पूरी तरह से अव्यवस्थित थी। तो भैया भारत की अर्थव्यवस्था और नियोजन के ग्रामीण, विनिर्माण और अन्य क्षेत्रों का, क्या दोस्तों? ग्रामीण, विनिर्माण और अन्य क्षेत्रों का हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, इसमें इन लोगों ने हमारी भारत की अर्थव्यवस्था का शोषण किया। क्या किया दोस्तों? ग्रामीण, विनिर्माण, अन्य क्षेत्रों पे भारत की अर्थव्यवस्था का इन्होंने शोषण किया। इन्होंने ग्रामीण का शोषण किया, विनिर्माण का शोषण किया, इन्होंने हर चीज, जमीन, किसान, सबका शोषण किया। फिर क्या हुआ दोस्तों?
इन्होंने इतना शोषण किया कि भैया हमारे जो मिट्टी की उर्वरता थी वो तक कम हो गई। क्या हुई दोस्तों? मिट्टी की उर्वरता इतनी कम हो गई कि भैया देश को अपनी आबादी के लिए भोजन पर्याप्त करवाने के लिए क्या हमारी मिट्टी की उर्वरता इन लोगों ने इतनी कम कर दी कि भैया देश को अपनी आबादी के लिए पर्याप्त भोजन की आपूर्ति करने के लिए नहीं था। क्या नहीं था दोस्तों? पर्याप्त भोजन अपनी आबादी को देने के लिए, आपूर्ति करने के लिए नहीं बचा, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता इतनी खराब होती, उर्वरता थी नहीं, मिट्टी की उर्वरता में कमी थी। तो भैया हमारे पास भोजन नहीं था, गरीबी थी। एक तो गरीबी के कारण भोजन ऊपर से आपूर्ति नहीं कर पा रहे थे हम अपने भोजन अपने देश की जनता को खिलाने के लिए। किनकी वजह से? इनकी वजह से, ब्रिटिश शासन की वजह से। भैया हम बुनियादी ढांचे की, क्योंकि इन लोगों ने क्या करा था, हमारे देश का बुनियादी ढांचा ही खराब कर दिया था। क्या कर दिया था दोस्तों? बुनियादी ढांचा ही खस्ता कर दिया था। इनका प्राथमिक लक्ष्य क्या था? इनका ब्रिटिशर्स का प्राथमिक लक्ष्य यह था राजस्व कमाना। क्या था दोस्तों? राजस्व कमाना और अपने खाते में डालते जाना, अपने शासन मतलब जो सरकारी खाता होता उसमें डालते ले जाना और कहां पहुंचाना? इंग्लैंड पहुंचाना, ना कि भारत की जनता की भलाई के लिए कुछ काम करना। दोस्तों हमारे पास जो भी संसाधन बचे थे वो भैया इन लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध में खत्म कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध में खत्म कर दिया, क्योंकि इन्होंने उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध तो हमारे लोगों को भी कहां लड़ने के लिए पहुंचा दिया, और कितने लोगों की मतलब उनकी मृत्यु हो गई, जो आधे से ज्यादा महिला विधवा हो गई थी। ठीक है, तो विश्व युद्ध में हमारी आजादी के कारण लोग कि भैया ये लोग हमें आजाद कर देंगे, उस टाइम साइन हुआ था, ठीक है, एग्रीमेंट हुआ था कि हमारे विश्व युद्ध में हमारी फौज बन के चलो, हमारा साथ दो, तब जाके हम देश का आजाद कर देंगे। तो भैया वो उसके कारण लोग वहां पे गए। और भैया अब क्या हुआ, जब इन लोगों ने क्या हुआ, तब भैया स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में हम लोग सोचने लगे कि भैया अब नए सिरे से, क्योंकि अब देश आजाद होने वाला है, अंग्रेज जाने वाले हैं, तो भैया क्या होगा, अब नए सिरे से हमें हमारी इकोनॉमी, हमें हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे भारत का ढांचा ऐसा तैयार करना पड़ेगा अपने लिए और हमारे आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए। क्या पीढ़ी के लिए? हमारे आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए भैया हमें ये देश के रूप में नए सिरे से एक शुरुआत करनी होगी। क्या करनी होगी दोस्तों? हमें नए सिरे से एक शुरुआत करनी पड़ेगी अपने लिए और हमारे आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए। हम वो सोचने लगे कि भैया 200 साल के ब्रिटिश नियंत्रण ने जानकारी और समझ क्या करा इस भैया इन लोगों ने, हमारे 200 साल जो राज किया ब्रिटिश शासन ने, जो 200 साल हमारे ब्रिटिश शासन ने राज किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश नियंत्रण ने हमारी जो जानकारी और जो समझ थी उसको पूरा दबा दिया था। मतलब जो हमारी जानकारी और समझ थी उनको पूरी तरह दबा दिया। और क्या किया, दबा दिया, और शिक्षा से हमारी देश की जनता को, हमारे प्यारे बेचारे भारत देश, हमारे प्यारे भारत देश की भोली वाली जनता को इन्होंने शिक्षा से वंचित रखा। शिक्षा से वंचित रखा कि भैया कल कोई शिक्षा पालेंगे तो होता क्या है, आज जैसे शिक्षा है, जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास ज्ञान है, वो अपनी आवाज उठाता है, और जिसके पास शिक्षा नहीं है वो हमेशा गुलाम या दबा महसूस करता है, वो आवाज उठाना बंद कर देता है, आवाज नहीं उठा पाता है। जिसके पास ज्ञान ही नहीं है, उसके पास शिक्षा ही नहीं है, तो वो किसी के सामने भी खड़ा नहीं हो पाएगा, ना टिक पाएगा, ना वो अपनी आवाज उठा पाएगा। तो भैया इन उत्पीड़कों द्वारा क्या हुआ, जब इन्होंने शिक्षा से हमें वंचित रखा, जब इन्होंने हमें शिक्षा से वंचित रखा, तो भैया जो उत्पीड़क थे, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, तो हमें क्या होगा, अब उत्पीड़कों के द्वारा हमें गुलामी सहनी पड़ेगी। हमारे पास जब शिक्षा नहीं है, जब हमारे पास ज्ञान नहीं है, तो हमें अब उत्पीड़कों द्वारा हमें गुलाम बनाया गया, वो गुलाम बनाया गया। अब उनके कृत्यों के कारण, किसके कारण दोस्तों, अब उनके कृत्यों के कारण हम परिणाम स्वरूप हम क्या हुए, उनके शासन के अंत तक निरक्षर हो गए। हम उनके शासन के अंत तक निरक्षर हो गए। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसे लोग भरे हुए थे जिन्हें यह तक नहीं पता था कि भैया भारत की, किसकी, अब भारत देश की, हमारे प्यारे भारत देश की सेवा कैसे की जाएगी, कैसे, अब हमारे भारत देश की सेवा कैसे की जाएगी, और अब क्या होगा, कैसे होगा। अब देश की जनता में बस एक ही एक बात घूम रही थी कि भैया इतने साल, 200 साल बाद कि
200 साल बाद उन्होंने ना हमारे पास शिक्षा से हमें वंचित रखा, हमें गरीब बनाए रखा, हमारे भोजन के लिए आज जो हमें कंडीशन पे छोड़ के गए। मतलब इन्होंने इतना राजस्व जमा करा, चाहे किसी खेती से, जमींदारों ने किसानों को दबा दबा के उनकी हालत खस्ता कर दी, जमीन की मिट्टी की उर्वरता तक नहीं बची, कुछ भी संसाधन नहीं छोड़े, सब कुछ तबाह करके 200 साल राज करके आज हमारे मतलब देश को छोड़ के लोग चले जाएंगे। और हमारे पास आज हमें कुछ करने के लिए, हमारे पैरों पे खड़े होने के लिए जब देश आजाद हो गया है, तब भी हमें देश की आजादी तो की खुशी थी, लोगों के अंदर देश की आजादी की तो खुशी थी, लेकिन साथ ही साथ एक डर भी था कि अब देश चलेगा कैसे, देश की सेवा कैसे की जाएगी, और अब हमारे ऊपर राज कौन करेगा। और चौथी बात यह है कि अब हमारे ऊपर हमारी सरकार कौन होगी, कैसे क्या काम करेगी, सब पर अब जो देश की जनता थी, देश के किसान थे, सभी लोगों के अंदर एक तो क्या होता है, सबसे ज्यादा डर वो होता है जिनके पास शिक्षा नहीं होती, जो बेचारे गरीबी में जीत रहे होते हैं, जिनके पास जमीन कम होती है। और वैसे ही 200 सालों तक जमींदार जो लोग थे वो अंग्रेजों के लोग थे। ठीक है, अंग्रेज लोगों ने जमींदार बना दिया करती थी, भाई किसानों से ये लोग वसूलो। तो ये लोगों ने इतना उत्पीड़न किया, इतना उत्पीड़ित किया किसको, किसानों को, जो बेचारे गरीब लोग थे। उनको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब क्या होगा। तो भैया सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे प्यारे भारत देश को इन्होंने इस कदर से लूटा कि भैया सोने की चिड़िया तो कभी उसके बाद दिखी ही नहीं। जो नटेक पूरा वर्ल्ड में गूंजता था, जो पूरी आवाज गूंजती थी कि भैया भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज वो सोने की चिड़िया भी बची नहीं और ना कभी दिखी। क्योंकि उस समय गरीबी इतनी छाई हुई थी, और इन लोगों ने जिस तरह से हमारे संसाधन मिटा के गए हैं, अर्थव्यवस्था को मिटा के गए हैं, वो देखने लायक था। और दोस्तों अब हम इस चैप्टर में उसी से तब से लेके स्वतंत्रता से लेके अभी तक हम जो पढ़ने वाले हैं, अब वो देखने लायक होगा। वो एक कहानी के स्वरूप में आपको मैं पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा, एक बार दिमाग में बैठा लेना पूरी कहानी कि भैया किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे साथ अत्याचार किया, किस तरह से उनका डेवलपमेंट था जब उनके टाइम पे, और उसके बाद किस तरह से हमने धीमे धीमे हमारे देश को आगे बढ़ाया। और जो आज हमारे देश की जो देश का नाम है, जो हम विकासशील देशों में आते हैं, तो किस तरह से उस टाइम जब हमारे पास कुछ बचा नहीं, जब सब लूट के ले गए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सब ने तबाह करके चले गए, उसके बाद भारत देश एक बार फिर से कैसे मजबूती के साथ अपने पैरों पर खड़ा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इसी चैप्टर के साथ। तो अच्छे से मन लगा के पढ़ना, मन लगा के देखना, और कहानी के रूप में मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक क्या है, औपनिवेशिक शासन के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। तो भैया हम निम्न स्तरीय आर्थिक विकास की हम बात करते हैं, देखते हैं कितने पॉइंट है निम्न स्तरीय आर्थिक विकास में, और क्या क्या है, और किस तरह से औपनिवेशिक शासन के टाइम पे हमारा आर्थिक विकास किस तरह का था, और किस तरह से अंग्रेजों ने या तो उसको पीछे कर दिया या आगे किया है। चलिए पॉइंट में देखते हैं। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। तो भैया ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई ब्रिटिश शासन के पहले एक हमारा जो भारत देश था वो सोने की चिड़िया कहलाता था। क्या दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में, विश्व भर में सोने की चिड़िया कहलाता था। और उस टाइम क्या था दोस्तों, कृषि आजीविका, मतलब कृषि अपने चरम पर थी, मतलब कृषि आजीविका का मुख्य स्रोत थी, और सरकार का भी मुख्य स्रोत क्या थी, कृषि थी, जो कि भाई क्या करती थी, कृषि फिर भी अर्थव्यवस्था विभिन्न गतिविधियों से प्रभावित थी, जैसे रेशम, सूती वस्त्र, धातु, कीमती पत्थर के हस्तशिल्प आदि। तो दोस्तों ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले हमारी भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ही एक सोने की चिड़िया थी। ठीक है, सोने की चिड़िया टाइप की थी। अच्छा, मतलब लोग उस टाइम खुशहाल थे, लोग खुशी भले ही मान के चलो कि सब लोग, मतलब मुख्य आजीविका कृषि थी और सरकार का भी मुख्य स्रोत क्या थी, कृषि थी, लेकिन लोग उस टाइम खुश रहते थे। लोगों की अगर हम जमीन की बात करें, अगर किसान की बात करें, तो भाई अगर कृषि पर सब लोग की आजीविका निर्भर थी तो भी लोग खुश थे। जबकि ऐसा नहीं है कि भाई उस टाइम किसी का कुछ ज्यादा रोल नहीं था, किसी का रूल नहीं था, है ना। तो लोग अपने में खुश थे। लोग उस छोटी सी, भले वो 2 एकड़ हो, 3 एकड़ हो, लोग अपनी कृषि, अपनी खेती कर अपना अनाज उगाकर लोग अपना साल भर का स्टॉक करके अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन क्या होता है, ब्रिटिश शासन के आने के बाद ये लोग क्या करते, टैक्स पे टैक्स, और इतना गुलाम बना के रखते हैं ये लोग, और जमींदारों को झेलना,
किसानों को, मतलब जो किसान थे बेचारे जमींदारों को झेलते थे। इस बीच मतलब पूरी तहस नहस हो गई हमारे यहाँ की इकोनॉमी। तो इस कारण कृषि की जो उस टाइम जो हमारा देश उस टाइम संपन्न था, कृषि पर लोग निर्भर भी थे। सारी आजीविका, अगर मान के चलो 10 लोग घर के हैं, अगर वो कृषि पर निर्भर भी हैं, उनके 2 एकड़ 3 एकड़ जो भी हो बिगा, लेकिन उसके बाद ये खुश थे, क्योंकि किसी का इतना ज्यादा टैक्स वसूला जाना और जमींदारों को सर पे खड़े रहना, शोषण करना सबसे बड़ा था। इन लोगों ने हमारे साथ शोषण किया, तब जाके फिर भी उन्होंने हमारे साथ शोषण किया दोस्तों। लेकिन हमारे जो देश की जो अर्थव्यवस्था, जो हम आत्मनिर्भर थी, कृषि पे जबकि सब निर्भर थे, उसके बावजूद भी हमारे पास विभिन्न गतिविधियां से प्रभावित थे। जैसे हम विभिन्न गतिविधियां, अर्थव्यवस्था पर विभिन्न गतिविधियों को देखते हैं, जैसे रेशम हो गया, सूती वस्त्र हो गया, धातु हो गया, कीमती पत्थर। हम लोग पता है हमारे यहाँ के जो सूती वस्त्र, धातु, कीमती जो पत्थर थे, जो ज्वेलरीज थी, वो ब्रिटिश जो राजा वगैरह होते थे, जो ब्रिटिशर्स के जो राजा वगैरह होते थे इंग्लैंड के, वो लोग हमसे लिया करते थे, मतलब खरीदा करते थे। और जो अन्य देशों के जो राजा वगैरह थे, सऊदी, मतलब व्यापार जो हमारा चलता था विश्व भर में, लोग सबसे ज्यादा हमसे रेशम, सूती वस्त्र, धातु, जो मणिक वगैरह, ज्वेलरीज वगैरह होती है ना, तो भाई वो लोग को, मतलब हम लोग निर्यात किया करते थे, लोग हमसे खरीदा करते थे। और सबसे पसंदीदा, मतलब जो इंग्लैंड के जो राजा वगैरह, जो छोटे छोटे राजा वगैरह थे हमारे जो आसपास के क्षेत्रों में भी, भाई मतलब वो लोग सबसे ज्यादा इन्हें पसंद किया करते थे, हमारे देश के आभूषणों को, और रेशम सूती वस्त्र पहना करते थे। लेकिन इन लोगों ने हमारे हस्तशिल्प उद्योग को भी मिटा कर रख दिया। क्या करके रख दिया दोस्तों? ब्रिटिश शासन के दौरान इन सब चीजों को मिटा कर रख दिया, तबाह कर दिया। दोस्तों, भारतीय आयातों में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का प्रयोग किया करते थे। मतलब हम जो चीज आयात करते थे, भाई हमें फैक्ट्री डालना है, उद्योग डालना है, तो उसके लिए हम मशीनों का जो हम आयात करते थे वो उच्च कोटि वाली होती थी। लेकिन फिर भी वो लोग हमें नकली टिका दिया करते थे, और वो लोग क्या करते थे, हमसे ही कच्चा माल ले आके हमसे बना के, और हमको ही क्या करते थे, निर्यात करते थे वो लोग, और हम लोग क्या करते थे, उनसे आयात करते थे। तो भाई वो लोग हमसे ज्यादा कच्चा माल ले जाया करते थे, है ना। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो भाई इसमें दिया है, औपनिवेशिक सरकार की आर्थिक नीतियां स्वकेंद्रित आर्थिक हितों से अत्यधिक प्रभावित थी। ठीक है, मतलब जो औपनिवेशिक सरकार थी उनकी जो आर्थिक नीतियां थी, मतलब स्वकेंद्रित थी, मतलब अपने यहां ले जाके, मतलब इंग्लैंड में ले जाके सारी चीज उधर ले जाके, और प्रॉफिट सबसे ज्यादा, मतलब हमसे कच्चा माल लेके, हम पे राज करके, हमसे ही टैक्स लेके। लेकिन जो उनकी नीतियां थी वो भारत को देने वाली नहीं थी, उल्टा भारत से लेने वाली थी, भारत को नोच खाने वाली थी। मतलब जो भी उनकी नीतियां थी, चाहे व्यापार करने से लेके, है ना, हर चीज आप देखोगे, उनका जो व्यापार करने का तरीका था, जो नीतियां थी, दिखाना उनको सिर्फ ये था कि भाई हम आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन उनका जो काम था, जो उनके व्यापार मतलब जो व्यापार किया करते थे, और जो किसानों से टैक्स लिया करते थे, उल्टा इन्होंने भारत की जनता को कुछ नहीं लुटाया। उल्टा ये लोग क्या करे, इंग्लैंड ले गए, और सब इनका ये था कि यहां से कमाओ और ले जाके अपने देश ले जाओ। ये अपने देश में ले जाया करते थे, हर चीज यहां से कमा के वहां पहुंचाया करते थे। और भाई यहां से कच्चा माल खरीद के, सस्ता कच्चा माल खरीद कर, और मतलब उसे बड़ी बड़ी चीजों में बनाकर, और उसे हमारे ही देश में निर्यात करते थे, वो सबसे ज्यादा हाई रेट पे। मतलब यहां से सस्ती चीज ले गए, वहां से बना के, और हमें ही टिका रहे थे और हमें ही दे रहे थे। तो मतलब क्या कर रहे थे, हमें उस चीज से डबल ट्रिपल रेट में हमको दे रहे थे। ठीक है, और उन्होंने नीतियां भी कुछ ऐसी बना दी थी कि भाई ये सामान आपको खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमारे देसी जो हस्तशिल्प उद्योग वगैरह हर चीज थे, उनको पूरा मिटा दिया गया, और अपनी ही चीज को हम अपने देश ले जाके और बना के हमको ही बेच रहे थे, और हमको डबल ट्रिपल रेट में लेना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये हमेशा उनकी स्वकेंद्रित खुद पर नीतियां प्रभावित रही है, ना कि हमारे देश के लिए कुछ किया है, ना हमारे देश के विकास के लिए, ना अर्थव्यवस्था के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने टोटली हमसे लूटा ही है, जो पहले हमसे मुगलों ने आके लूटा था। ठीक है, और इस तरह इन लोगों ने हम पे शासन करके सरकार बना के कि भाई हम तुमको मतलब तुमको फुल एजुकेटेड बना देंगे, तुम्हें देश को ये कर देंगे, वो कर देंगे, आर्थिक विकास कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने टोटली हमसे काम करवा के, हमसे गुलामी करवा के, और हमसे ही पैसा कमा के, ठीक है, अपने देश को बनाया है, ना कि भारत की जनता को सिर्फ लूटा है, वो गरीबी में डाल दिया है, झकझोर दिया है। अगला पॉइंट देखते हैं कि भाई औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का मुख्य अनुमान लगाने का कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया गया।
दोस्तों कभी भी जो हमारी औपनिवेशिक सरकार थी, इनके द्वारा क्यों नहीं किया गया, इनके द्वारा कोई ईमानदार प्रयास क्यों नहीं किया गया? भाई जो ये राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय का जो अनुमान है, इन लोगों ने क्या किया कि भाई जो कोई काम तो ये कुछ कर नहीं रहे थे, है ना, और देश में कुछ लगा नहीं रहे थे। जब भाई हमारे देश की जो सरकार है, मान के चलो मोदी जी है, ठीक है, अब ये पूरी जनता से टैक्स ले रही है, हर चीज में आपसे टैक्स ले रही है, लेकिन देश को कुछ नहीं दे रही है। मतलब जनता से टैक्स ले रही है और देश में कोई भी विकास नहीं करवा रही है, ठीक है, इकोनॉमी के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, तो खजाने में पैसा आ नहीं रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय मतलब जो व्यक्ति के लिए, जनता के लिए कोई कंपनी डाल नहीं रही है, कोई जॉब्स दे नहीं रही है, तो भाई प्रति व्यक्ति आय कहां से आएगी? कहां से आएगी बताओ? कहीं से नहीं आएगी ना। तो उस टाइम तो कृषि पर निर्भर थे, तो जो छोटी मोटी लोगों के पास इतनी गरीबी थी, जनसंख्या इतनी ज्यादा थी कि भाई घर में अगर 10 लोग हैं तो 1 बीघा 2 बीघा जमीन है तो उस पर लोग काम कर रहे हैं, ठीक। तो भाई इन्होंने, सरकार ने हमसे ही लूटा और हम जनता कुछ दिया नहीं, तो ये राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति जो आए थे, इनको छुपाए रखा। इनने क्या करा? इसको छुपाए रखा, इस चीज को छुपाए रखा। छुपाए क्यों रखा दोस्तों? छुपाए इसलिए रखा कि भैया अगर ये हमने राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय अगर हमने निकलवा ली, ठीक है, अगर निकलती है तो क्या निकलेगी? राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, और मतलब क्या निकलेगी? कुछ नहीं निकल पाएगी, क्योंकि बहुत कम से कम होगी, गरीब देश कहलाएगा और वर्ल्ड में हमारा नाम खराब होगा। तो उस पर क्या होता था? भारत की जनता पर कंट्रोल करने के लिए, भारत की जनता पर नियंत्रण और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, मतलब श्रेष्ठ दिखाने के लिए, इन्होंने राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का कभी अनुमान लगाने का कोई ईमानदार प्रयास किया ही नहीं। क्योंकि भाई क्योंकि इन्हें तो क्या करना था? भारत की जनता पर कंट्रोल करना था और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना था कि भाई हम श्रेष्ठ सबसे, और आपके लिए हम इतना भला कर रहे हैं, आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने कभी भी राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का अनुमान नहीं लगाया, ठीक है। अगर देश की जनता का राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगा देते तो भाई तो इनका क्या होता? पूरी जनता में एक आक्रोश पैदा हो जाता कि आपने जनता के लिए क्या किया है, ठीक है। औपनिवेशिक शासकों द्वारा बनाई गई नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बदल डाला। रियली बात है भाई, जो औपनिवेशिक शासकों द्वारा बनाई गई नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाला। इन्होंने क्या करा? इन्होंने हमारे देसी जो उद्योग थे, छोटे छोटे जो उद्योग थे, शिल्पकला और हस्तशिल्प वगैरह, है ना, जो भी हमारे यहाँ के क्या क्या थे, हमारे विभिन्न जो हमारी गतिविधियां थी, उनको क्या हुआ? इन्होंने नष्ट कर दिया। इन्होंने क्या किया? हमारे विदेशी चीजों को हमारे देश में लोग, जनता को थोप दिया कि भाई अब तुम्हें यही लेना है ना। और उस पर क्या हुआ? टैक्स, ये लोग क्या कर रहे हैं? उस पर टैक्स कम लगाया इन्होंने। मतलब जो ये चीज यहां पर ला रहे हैं उस पर टैक्स कम लगाया, और हम जो बना रहे हैं, हमारे देश की जनता और हमारी देश की जनता, इंडिया मतलब भारत देश की जनता भारत में कुछ बना रही है तो उस पर टैक्स ज्यादा लगा दिया। और जो अपने विदेशों से, मतलब इंग्लैंड से जो बन के जो चीज यहां पे आ रही है उस पर टैक्स कम कर दिया। तो इन्होंने बिल्कुल भेदभावपूर्ण नीति बनाई। इन्होंने पूरी भेदभावपूर्ण नीति बनाई जिससे कि हमारे देश में लोगों को दबाया जा सके, लोगों की जो काम करने की जो कला है उनको पूरा नष्ट कर दिया गया, जिससे कि यहाँ का उद्योग पनप ही ना पाए। उससे फायदा किसको मिला? इंग्लैंड को मिला। यहाँ से कच्चा माल ले जाकर वहाँ पे पक्का अंतिम वस्तु बनाकर यहाँ पे बेचना उनको फायदेमंद नीति रही, ठीक है। और भारत देश की जनता के साथ उन्होंने भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आता है कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, जैसे दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, डॉक्टर वी.आर. राव तथा आर.सी. देसाई प्रमुख रहे। तो इन्होंने क्या हुआ दोस्तों, ये हमारे जो कुछ यहाँ के हमारे कुछ वो थे, ठीक है, जैसे दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, डॉक्टर वी.के. राव, आर.सी. जो देसाई प्रमुख रहे, मतलब जो आकलन करने वाले निर्माता थे। तो भाई इन लोगों ने सबसे जो इंपॉर्टेंट थे वो कौन थे? वी राव। ये सबसे इंपॉर्टेंट थे, सबसे महत्वपूर्ण आकलन करता थे। जो आकलन करने वालों में सबसे महत्वपूर्ण इनका आकलन किसका माना गया? वी राव का माना गया, ठीक है दोस्तों। तो ये रही हमारी औपनिवेशिक शासन के परिणाम स्वरूप नीति, निम्न स्तरीय विकास। किस तरह से ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है, सोने की चिड़िया कहलाया करती थी। कृषि आजीविका का मुख्य स्रोत था, जो सरकार का भी मुख्य स्रोत था, ठीक है। अर्थव्यवस्था विभिन्न गतिविधियों से प्रभावित थी, जैसे रेशम, सूती वस्त्र, धातु, कीमती पत्थर के काम, हस्तशिल्प आदि।
वो भारतीय आयातों में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का प्रयोग किया जाता था, जिससे क्या हुआ, शिल्प जो कौशल का उच्च मानक स्पष्ट हुआ और हमारे विदेशों में फिर हमारा जो आयात करने का वैश्वीकरण होने लगा। ठीक है, मतलब विश्व में हमारा जो आयात करने वो होने लगा, वो फैलने लगा है, हम दूसरे देशों से आयात करने लगे। औपनिवेशिक सरकार की आर्थिक नीतियां स्वकेंद्रित आर्थिक हितों से अत्यधिक प्रभावित थी। ठीक है दोस्तों, औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय प्रतियोगिता का भी ईमानदारी से प्रयास नहीं किया और शासकों द्वारा बनाई गई नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बदल डाला। और जो कुछ आकलन करता थे वो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे, वीर राव थे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो दोस्तों अगर हम बात करें ब्रिटिश काल के दौरान कृषि किस अवस्था में थी, है ना, कृषि क्षेत्र की बात करें तो हमें पहला पॉइंट ये दिखता है कि भाई ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान ही रही है। मतलब हमारे ब्रिटिश काल के पहले भी हमारी कृषि अर्थव्यवस्था पर लोग आजीविका पर निर्भर थे और ब्रिटिश काल के दौरान भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर कृषि प्रधान ही रही, क्योंकि भैया ये कृषि से ही तो पूरा खेल हुआ है, पूरा खेल आई है। क्यों? 85% आबादी जो थी, जनसंख्या, वो कृषि पर निर्भर थी और जब कृषि पर निर्भर थी तो भैया क्या करा गया, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। कृषि पर जब निर्भर थी तो सबसे ज्यादा टैक्स भी इससे वसूला गया। मतलब भाई कि जमींदार क्या करता था, कृषि जो किसान लोग थे बेचारे, जो 2-3 बीघा थे, उन लोगों को उनके ऊपर शोषण अत्याचार किया करता था कि भाई सरकार को देना है पैसे, आया ले गया, ये 6 तारीख को देना है, आके ले गया। तो ये सब कृषि पे जो जितना ज्यादा डिपेंड जनसंख्या थी उतना ज्यादा ब्रिटिशर्स को उनके ज्यादा फायदा मिला। सेकेंड पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिश शासन काल में कृषि अत्यंत पिछड़ गई। ऑब्वियसली कृषि अत्यंत पिछड़ेगी क्योंकि सरकार जनता से ले रही है टैक्स, शोषण कर रही है और जनता को रिटर्न में कुछ नहीं दे रही है। मतलब ना किसानों को कोई सुविधा दे रही है ना, किसानों को कोई सुविधा नहीं है। कृषि उत्पादकता में कमी आ गई क्योंकि जब फसल ही सही से नहीं होगी, जब पानी की मार होगी, मौसम की मार होगी और ऊपर से सरकार कुछ किसानों को प्रोवाइड नहीं करवाएगी तो भाई क्या होगा, कृषि उत्पादकता में कमी आएगी। कृषि जब आज ही हम देखते हैं अगर फसल खराब हो जाती है तो लोग किस पर रिलाय हो जाते हैं, मतलब भरोसा किस पर करते हैं, तो भरोसा करते हैं सरकार पर कि भाई सरकार उल्टा अगर फसल खराब हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, पानी नहीं गिरता है किसी अकाल के कारण, तो भाई क्या होता है, सरकार मुआवजा देती है ना। तो भाई ये ब्रिटिश शासन लोग तो हमें लूटने आए थे, है ना, हम पे राज कर रहे थे, गुलाम बना के रखा था और ये तो हम पे शोषण अत्याचार कर रहे थे, तो इनसे तो उम्मीद की नहीं जा सकती थी कि भाई ये कुछ ऐसा करवाएंगे, है ना, तो उत्पादकता में कमी आएगी। तो भाई जमीन द्वारा शोषण किया गया, किसमें किया गया, जमींदार थे उनके द्वारा किया गया, शोषण किया गया और भारी मात्रा में लगान वसूल किया गया। अब भैया ये क्या होता था, ये अंग्रेज है, मान चलो ये अंग्रेज और ये जमींदार है, ठीक है, ये अंग्रेज और ये जमींदार। अब भैया ये इससे बोलता था जमींदार से, क्या बोलते थे कि मुझे भैया 6 तारीख को, सुन मेरी बात, जमींदार से बोला सुन मेरी बात, 6 तारीख को तू मुझे चाहिए 10,000 रुपए। कितने चाहिए? 10,000 रुपए चाहिए। इन्होंने, अंग्रेजों ने किससे बोला? जमींदार से। और जमींदार किसके पास जाएगा? किसान के पास। भैया क्या हुआ, क्या इन ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने क्या करा, उन्होंने क्या किया कि भाई जब हम टैक्स सामने से वसूलेंगे, हमारा आदमी वसूलेगा तो विद्रोह हो जाएगा, सारे किसान एक हो जाएंगे, जनता एक हो जाएगी। तो उन्होंने क्या करा कि भाई भारत देश के आदमी को ही, इनके आदमी से ही इनको लड़वाओ, मतलब इनके आदमी से ही इनको लड़वाओ, ये इन्होंने पॉलिसी बनाई। इनकी पॉलिसी ये थी, और अगर हम जाएंगे डायरेक्ट टैक्स लेने, हम ज्यादा इन पे शोषण अत्याचार करेंगे तो भाई कल को पूरी जनता इकट्ठी होकर हमें यहां से भगा देगी और हम इन पर जो शोषण कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमको यहां से भागना पड़ेगा। तो इन्होंने, इनकी पॉलिसी रहती थी भाई फूट डालो शासन कर, मतलब इन्होंने अपने आदमी को ही, मतलब भारत देश के आदमी को, हमारे आदमी को ही हमारे सामने खड़ा कर दिया कि ये दोनों लड़ते रहेंगे, मजा अपन उठाएंगे, है ना। तो इन्होंने भैया जमींदार को बोला कि भैया तू एक काम कर, मेरे को 6 तारीख को 10,000 रुपए चाहिए, तू उसके ऊपर कितना कमा, तू चाहे 15 ले, 20 ले, 30 ले, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है, मुझे मेरे अकाउंट में 6 तारीख को 10,000 रुपए चाहिए। तो भैया अब जमींदार जाता है किसके पास? किसान के पास।
अब ये किसान से बोलता है भैया, अब किसान सोचता है यार ये को तो 2 महीने के मैंने हर महीने 10,000 रुपये दे रहा हूँ, क्यों ना भैया 15,000 वसूल हो जाए, तो 5 मेरे प्रॉफिट करेंगे, क्यों ना आप फिर अगले महीने और लालच बढ़ गया जमींदार को, अरे यार 10 तो मैं दे ही रहा हूँ, वहां पे 20,000 वसूलते हैं ना बढ़िया। तो भाई ये जमींदार, ये हमारा आदमी होके, हमारे देश का आदमी होके, और हमसे मतलब बेचारे किसान, जो गरीब किसान होते थे उनके ऊपर शोषण अत्याचार, मतलब इनसे 20-20 हजार रुपए तक, कितने 20-20 हजार रुपए तक इनसे वसूलता था बेचारे किसानों से, और उनकी जमीन बिक जाया करती थी बेचारों की, इन पे कर्जा ले लेके। फिर बाद में क्या करता था किसान, इनके पास पैसे नहीं है, वो जमींदार से कर्जा लेता था, उल्टा वो कर्जा लेके ये डबल ब्याज लगाता था, और ये जो ये पैसे लेते थे, मतलब ब्याज से पैसे लिए जमींदार से, किसान ने उल्टा इसको देने के लिए जमींदार को, और जमींदार किसको देगा, अंग्रेजों को, है ना। तो ये पॉलिसी चल रही थी ब्रिटिश शासन के काल में, और बिल्कुल भारत की जनता पर शोषण अत्याचार करने वाली। और फायदा सबसे ज्यादा कौन उठा रहा था, हमारा आदमी, कौन, जमींदार। जो जमींदार हुआ करते थे कि भाई इनसे ज्यादा अंग्रेज से ज्यादा पैसे तो इनने कमाए, जमींदारों ने, हमारे देश के जमींदार थे जो, इनने ज्यादा पैसे कमाया, कि जो तो अंग्रेज तो अगर 10,000 रुपए देना है तो जो 20-20, 30-30, 40,000 रुपए वसूलते किसानों से। तो भाई इस तरह से ये होता ना कि घर का वेदी लंका ढाए, है ना। तो ये भाई लोग थे जमींदार, जिन्होंने देश जनता के ऊपर अत्याचार किया, शोषण किया। अब भैया ये लगान वसूलने तो माहिर थे। आपने लगान मूवी भी देखी होगी, जो जमींदार का क्या रोल है, आप लगान मूवी जरूर देखना, आमिर खान की। हमें तीसरा पॉइंट देखने को मिलता है भाई, कृषि में निम्न उत्पादकता के कई कारण थे। कृषि में निम्न उत्पादकता के कई कारण थे, जैसे दोषपूर्ण जमींदारी व्यवस्था, जिस तरह से अभी हमने बात की, ये दोषपूर्ण जमींदारी व्यवस्था थी। आज के टाइम पे होते तो इनको उल्टा टांगे मारते अपन, है ना, ऐसे होते तो। लेकिन क्या, ये उन्होंने बहुत अत्याचार किया हमारे देश की जनता पर, जमींदारों ने, और खूब पैसा कमाया। आज जो संसद में आप देख रहे हो, लोकसभा में, राज्यसभा में जो बैठे हैं, ये हमारे जमींदारी लोग हैं। प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, जमींदार मतलब दोस्तों ये है जिसके पास ज्यादा जमीन हुआ करती थी, मतलब 500 एकड़, आज के मतलब 1000 एकड़, किसी पर 800, है ना, तो वो जमींदार हुआ करते थे। और ये कौन हुआ करते थे, अंग्रेजों के चापलूस हुआ करते थे। ये चापलूसी जो करते थे अंग्रेजों की, ये वो जमींदार हुआ करते थे। प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर हो गया भैया, इन्हें तो पूरा हमारा क्या हुआ, पूरा नष्ट करने आए थे, क्योंकि इन्होंने क्या, देश पर राज करना, शासन करना है, यहाँ की हमारी जनता गुलाम बना के रखा। और गुलाम बनाने के बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ के जितने भी प्रौद्योगिकी उद्योग वगैरह, छोटे छोटे जो शिल्प वगैरह थे, उन सबको क्या हुआ, नष्ट करवा दिया। नष्ट मतलब उनको क्या किया, उनको चलने ही नहीं दिया ना, उनको बिकने नहीं दिया, उन पर टैक्स इतना लगा दिया। और अपने यहाँ का जो सामान, हमसे जो कच्चा माल लेके गए, वहां पक्का बनाकर, और हमारे देश में आके, और उस जो अपना माल लेके आ रहे हैं उस पर कम टैक्स लगा के यहाँ बेच रहे। तो ये सब चीजें हुई। सिंचाई सुविधाओं का अभाव रहा, इधर, ठीक है। और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग आदि, मतलब जो उर्वरक है, हमारे खाद बीज वगैरह हम देखते हैं आज के टाइम पे, है ना। और जो हरित क्रांति आई, उसके बाद जो नए नए बीज आए, उससे हमारी खेती अच्छी हुई। तो वो उस टाइम हमें देखने को नहीं मिलता। उस टाइम इन लोगों ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, ठीक है। अपने देश में करते होंगे, इंग्लैंड में, बाकी इधर इंडिया में, भारत देश में हमारे, इन्होंने कुछ नहीं किया। सिंचाई सुविधाओं का भी अभाव रहा, इसके लिए कोई इन्होंने नीति नहीं अपनाई। बस इनको तो बस लगान वसूलना था, टैक्स, ठीक है, बस लगान चाहिए था, बाकी तुम भाड़ में जाओ, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। तुम्हारी फसल हो या ना हो, बस फली फसल नहीं हो, लेकिन आपको लगान देना है तो देना है। तो इन्होंने इतना अत्याचार किया, और मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते उस टाइम का कैसा सीन रहा होगा, है ना, उस टाइम का। आप लगान मूवी देखना एक बार, लगान मूवी से फिर भी आप इमेजिन कर पाओगे कि भाई कितना खतरनाक सीन था उस टाइम का। अच्छा, मतलब हम तो बहुत सही टाइम पे पैदा हुए हैं, वरना उस टाइम का सीन क्या होगा, और क्या गुजरी होगी, हमारे पूर्वज लोग थे, उन पर क्या गुजरी होगी उस टाइम पे। अगला पॉइंट हमें देखने को मिलता है, देश के कुछ क्षेत्र में कृषि का व्यवसायीकरण भी हुआ। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि का व्यवसायीकरण भी हुआ, जिससे जिससे क्या हुआ दोस्तों, नकदी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में थी। लेकिन हमें यहां पे 2 लाइन अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन लास्ट में क्या सार निकलता है, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में थी। मतलब देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि का व्यवसायीकरण भी हुआ, ठीक है, और जिससे नकदी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कुल मिलाकर भारतीय कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में ही थी। ये लोग क्या है,
मान के चलो ये लोग हम पे कुछ शासन कर रहे थे और हम लोग जैसे खोल के रख ले रहे, छोटा सा, हम जिस पैसे वाले हैं हमने छोटा सा एक उद्योग स्टार्ट किया, लेकिन उस पर ये लोग क्या कर रहे थे, उस पर हमारे प्रोडक्ट पे, हमारी जो फैक्ट्री पे थे या छोटा सा हमने जो उद्योग स्टार्ट किया है गांव में या कहीं भी, तो उस पर टैक्स ज्यादा से ज्यादा वसूला गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, कुल मिलाकर कृषि भी पिछड़ी हुई अवस्था में थी। सिंचाई में बहुत कम प्रगति हुई, प्रगति हुई भाई। उस टाइम मौसम भी खराब हो, ठीक है, और सीढ़ीनुमा खेती, बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी और मिट्टी के विलवणीकरण में निवेश की कमी के कारण इस क्षेत्र में नुकसान हुआ। भैया जब हमारे देश की सरकार मान के चलो आज की करंट अवस्था में, आज की वर्तमान की हम बात करें, जब हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है ना, और बेमौसम बारिश मतलब सूखा पड़ा हुआ है, तो भाई सिंचाई में अगर बहुत कम प्रगति है, सीढ़ीनुमा खेती है मान के चलो, ठीक है, बाढ़ में नियंत्रण और जैसे बाढ़ में, ठीक है, जल निकासी और मिट्टी में अगर भारत की सरकार जो निवेश नहीं करेगी, इस पे कोई काम नहीं करेगी, तो क्या होगा, इससे क्या वो क्षेत्र को नुकसान होगा ना। फसल जो अच्छी की अच्छी फसल है, बाढ़ आ गई, उस पर आपने कोई काम नहीं किया, बांध नहीं बनाए, है ना, तो क्या होगा, फसल खराब हो गई। सिंचाई के लिए कोई आपने डिसीजन नहीं ले रहे हो, उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हो, तो भाई फसल के में अगर सिंचाई नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो फिर फसल कैसे खड़ी होंगी, है ना। तो उससे क्या होगा, जब आप ये सब चीजें नहीं करवाओगे, देश की तो अर्थव्यवस्था गिरेगी ना, देश की अर्थव्यवस्था गिरेगी। बस आप तो शोषण करने के लिए बैठे हो, भले हो या ना हो, लेकिन आपको तो शोषण करना है और पैसे लेना है, लगान लेना है बस। लेकिन एक बार आप जरूर लगान मूवी जरूर देखना दोस्तों, जिसने नहीं देखी है, और देखने के बाद जरूर बताना कि आपको लगान मूवी में क्या समझ में आया, कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। दोस्तों ये कृषि क्षेत्र में हमारे ब्रिटिश शासन काल में देखा गया कितना इन्होंने हर चीज हम हर चीज में पिछड़ गए थे। जो कृषि पर हमारे देश की 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। किस पे? कृषि पर निर्भर थी। वो कृषि पर निर्भरता कम हो गई। क्यों हो गई? क्यों भैया ये जमींदार लोग लगान पे लगान वसूले जा रहे थे, और हम कुछ भी उद्योग छोटा सा स्टार्ट करें, हस्तशिल्प करें, चाहे कुछ भी छोटा सा करें, उस पर क्या हुआ, ज्यादा टैक्स पे टैक्स लगा दे रही, और हमसे जो कच्चा माल ले जाके उधर पक्का माल बना के अंतिम वस्तु बना के हमको ही टिका रही है, हमको ही बेच रही है। उस पर क्या हो रहा है, उस पर टैक्स वो कम लगा रही है ना, अपने सामान को बेचने के लिए उस पर टैक्स कम लगा रही है। और हमारा सामान बने, हम जिस देश के निवासी और हम सामान बनाए, तो उस पर क्या हो रहा है, टैक्स ज्यादा वसूला जा रहा है। और भैया किसानों की तो उन्होंने मार के रखी थी अच्छे से, मतलब क्या तो लगान वसूलते थे, भले ही जमीन में कुछ हो या ना हो, बस लगान दो, नहीं तो कोड़े पड़ना स्टार्ट। तो भैया ये सब थी हमारे ब्रिटिश काल के दौरान कृषि क्षेत्र का, हमने देखा क्या सीन रहा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। लिखने लग जाता है। दोस्तों हम अगर हम देखें कि ब्रिटिश काल में औद्योगिक क्षेत्र का कैसे शोषण किया गया है, तो आपको इधर देखने को मिलेगा कि भैया औद्योगिक क्षेत्र को भी इन्होंने कितना शोषण किया, किस तरह शोषण किया। अब देखते हैं पहला पॉइंट, औपनिवेशिक शासन अपने निजी आर्थिक हितों के लिए भारत में औद्योगिक आधार को विकसित नहीं होने दिया। भैया उनका मेन उद्देश्य यही था कि भारत में औद्योगिक मतलब किसी भी प्रकार का औद्योगिक आधार विकसित ही नहीं होने पाए, मतलब किसी भी तरह की ये लोग खुद से सीखे। मतलब इन्होंने क्या करा, हमारी शिक्षा को, मतलब जो हमारी शिक्षा थी हिंदी में, उसको दबा दिया गया, और इन्होंने इंग्लिश वाली शिक्षा को पद्धति को ला दिया। ठीक है, हमें कभी आगे भी नहीं बढ़ने दिया इन लोगों ने, और हम लोग को ना कंपनी डालने दी, ना फैक्ट्री डालने दी, किसी चीज को सीखने तक नहीं दिया, जिससे कि इनको ये लग रहा था कि भाई कल को ये लोग पढ़ लिख गए, कुछ अपने आप का कुछ उद्योग डाल दिए, कुछ बड़े बिजनेसमैन बन गए, तो कल कोई गुलाम बन के नहीं रहेंगे, है ना। तो किसी आदमी को दबाया जा सकता है, किसी को गुलाम बनाया जा सकता है, तो उसकी सबसे पहले शिक्षा पद्धति को दबाना पड़ेगा। वो कल को वो किसी चीज में एक्टिव है या कोई किसी चीज में पेशा है उसका बढ़ रहा हो, तो उसको दबाना पड़ेगा। तो इन्होंने हमारे साथ वो काम किया है दोस्त, इन्होंने हमारे साथ वही काम किया है कि हमको गुलाम बना के रखा, हमको किसी चीज में आगे नहीं बढ़ने दिया, और कुछ ऐसी नीतियां थोप दी। हम जैसे कुछ फैक्ट्री भी डालना चाह रहे हैं, कुछ उद्योग डालना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसी नीतियां ला के रख दी जिससे हमारी सारी चीजें नष्ट हो गई।
और हमारा सपना, पूरे हमारे जो सपने हम जो सोच रहे थे, बना के रखे थे अपने अपने सपनों को साकार करने के लिए, वो सारे सपने नष्ट हो गए। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो भैया भारतीय हस्तकला और एवं कुटीर उद्योग का इन्होंने बहुत खतरनाक तरीके से नष्ट और विनाश किया। क्या किया? बहुत तेजी से इन्होंने नष्ट और विनाश और खत्म कर दिया। क्योंकि क्या होता था कि ब्रिटिश शासन काल के पहले से हम लोग किस में सबसे आगे थे? हम हस्तकला में आगे थे, हम कुटीर उद्योगों में आगे थे। हमारा परचम, हमारा जो वर्ल्ड में पहचान, हमारे जो पूरी दुनिया में पहचान थी, हमारे हस्तकला और कुटीर उद्योगों से थी। इन्हीं को उन्होंने क्या करा? इसका विनाश कर दिया। क्योंकि उस टाइम चरम सीमा पे हस्तकला और कुटीर उद्योग का इसलिए विनाश करना पड़ा क्योंकि भैया इनकी बनी हुई चीजें हम पूरी दुनिया को जब प्रोवाइड करवा रहे थे, हमारी लोगों में पसंदीदा थी, तो इनको क्या करना था? अपना जब हम विदेश से व्यापार कर रहे थे, मतलब सबसे ज्यादा हम हस्तकला और कुटीर उद्योगों से बना हुआ माल हम निर्यात कर रहे थे, हम अच्छे खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन इन्होंने जब देखा कि भैया इनका तो बाहर तक वो हो रहा है ना, और हम कैसे इनसे कच्चा माल लेके और हम पक्का माल बना के फिर हम बेच कैसे पाएंगे, तो भैया इन्होंने क्या करा? ऐसी नीतियां ला दी, ऐसे पॉलिसी ला दी कि हमारा पूरा हस्तकला और कुटीर उद्योगों का विनाश ही कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये मुख्य रूप से भारत में मुख्य रूप से कच्चे माल का निर्यातक एवं निर्मित माल का आयातक बन गया, जिसका भारतीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मान के चलो, इन्होंने क्या करा? सीधी सिंपल भाषा में सुन लो, इन्होंने क्या करा? हमसे माल खरीदा, ठीक है, क्या करा? हमने क्या किया? निर्यात किया। किसको किया? ब्रिटिशर्स को, ठीक है। इन्होंने क्या करा? हमको क्या करा? इन्होंने निर्यात किया, तो हमने क्या करा? ब्रिटिशर्स से क्या किया? आयात किया, ठीक। हमने भैया कच्चा माल क्या करा? इनको निर्यात किया, ये ब्रिटिशर्स को। इनसे हमने क्या करा? जब इन्होंने कच्चे माल को पक्का माल कर लिया, ठीक है, पक्का माल कर लिया, तो हमने इनसे खरीदा, तो हमने क्या किया? आयात किया, ठीक। अब इन्होंने क्या करा? निर्यात पे जो था, जो मतलब कच्चे माल था, उस पर छूट कर किया, मतलब टैक्स क्या? शून्य। मतलब जो चीज हमसे इन्होंने क्या करा? हमसे कच्चा माल आयात किया, मतलब हमने निर्यात किया, तो उन्होंने क्या करा कि कच्चे जो माल जो ये लोग हमसे ले रहे थे, मतलब हम जो निर्यात कर रहे थे, उस पर टैक्स शून्य कर दिया, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, ठीक है। और जो ये अंतिम वस्तु बना रहे थे, जो ये वस्तु बना के हमें टेक रहे थे, हमें टिपा रहे थे, मतलब हमें बेच रहे थे, जो हमने आयात किया, उस पर भैया इन्होंने क्या करा? टैक्स कम कर दिया, उस पर टैक्स कम कर दिया। मतलब जो हमने कच्चा माल इनको निर्यात किया है, उस पर क्या करा? टैक्स शून्य कर दिया। अब जो हम लोग खरीद रहे हैं, मतलब इनसे जो खरीद रहे हैं, उस पर क्या करा? टैक्स ज्यादा कर दिया। मतलब हम जो चीज खरीद रहे हैं, उस पर उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। क्या करा? टैक्स बढ़ा दिया। ऐसे ही दोस्तों, मतलब हमारे देश की चीजों पे, मतलब और अगर ये हस्तकला और कुटीर उद्योग जैसे उद्योग थे, अगर आप देश में बना रहे हो और देश में बेच रहे हो, तो भैया इन पे हाई टैक्स कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया। क्या करा? इन पे टैक्स बढ़ा दिया। वो साला खुद के सामान पर हम जो खरीद रहे हैं, इन्होंने हमसे कच्चा माल ले जाके हमको ही बेच रहे हैं, उस पर टैक्स बढ़ा दिया। और जब हमसे कच्चा माल खरीद रहा है तो उस पर टैक्स शून्य है, कोई टैक्स नहीं है, लेकिन वही कच्चे माल को बना के पक्का माल बनाकर हमें बेच रहे हैं, तो उस पर टैक्स ज्यादा बढ़, ठीक है। टैक्स मतलब कम है, सॉरी, इधर टैक्स कम है, जो हमको बेच रहा है उस पर टैक्स कम है, लेकिन आपका जो देसी फैक्ट्री है, देसी आपका जो भी काम कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, उस पर क्या हुआ? टैक्स बढ़ा दिया। तो उनकी टैक्स नीति ने हमारे क्या हुआ? जो स्वदेशी जो उद्योग थे, है ना, जो स्वदेशी उद्योग थे, उन सबको नष्ट कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? नष्ट कर दिया। क्योंकि भैया ये हमसे जो कच्चा माल ले रहे हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं, छूट करे कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो हमको ये दे रहे हैं, उस पर टैक्स कम कर दिया, ठीक है। लेकिन जो हमको ये दे रहे हैं हमारे देश में बना के, उस पर टैक्स कम कर दिया, ठीक, लेकिन इस पर टैक्स बढ़ा दिया, जिससे कि जनता ले ही नहीं पाए, स्वदेशी वाली चीज ले नहीं पाए, स्वदेशी कपड़ा खरीद ही नहीं पाए, कुछ नहीं ले पाए। खरीदेगी तो सिर्फ हमसे खरीदेगी। तो इस तरह से उन्होंने नष्ट कर दिया। भारत मुख्य रूप से कच्चे माल का निर्यातक और निर्मित माल का आयातक बन गया, जिसका भारतीय उद्योग को प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अभी हमने देखने को मिला
भैया 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ आधुनिक उद्योगों का धीमी गति से विकास हुआ। कुछ आधुनिक उद्योगों का धीमी गति से विकास हुआ। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लोहा एवं इस्पात उद्योग तथा दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने स्थापित हुए। तो दोस्तों ये लोग मेन इसमें उद्योग क्षेत्र का शोषण में हमको ये चीज समझनी थी, किस तरह से हमारा इन लोगों ने शोषण किया। तो भाई इन्होंने जो स्वदेशी जो उद्योग थे उस पर टैक्स बढ़ा दिया। ऑब्वियसली जब टैक्स बढ़ाएंगे तो वो चल नहीं पाएंगे, तो जब चल नहीं पाएंगे तो ऑटोमेटिक पीछे हट जाएंगे, बंद कर देंगे, भग जाएंगे वो तो, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, हमेशा ये बात ध्यान रखना, इन्होंने जो हमसे कच्चा माल लिया है उस पर कोई टैक्स हटा दिया, इन्होंने टैक्स शून्य कर दिया। और अंतिम वस्तु जो अपने देश में इंग्लैंड में बनाकर वो जो हमको दी उस पर टैक्स कम दिया, जिससे कि लोग जनता खरीद पाए। तो इनकी पॉलिसी थी, ये मेन चीज थी हमारी। बाकी ये आप याद कर लेना, लिख लेना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ आधुनिक उद्योग का प्रारंभ हुआ धीमी गति से। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लोहा इस्पात उद्योग और सीमेंट, कागज आदि के कारखाने स्थापित हुए। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत को अपने उद्योगों द्वारा तैयार उत्पादों के लिए बाजार में बदलना चाहते थे। सूती वस्त्र क्या करना चाहते थे, ये एक पॉइंट हो रहा है, आप सुनना। वे भारत को अपने उद्योगों द्वारा, मतलब वे भारत में अपने, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने उद्योगों द्वारा तैयार उत्पादों के लिए मतलब सॉरी दोस्तों, उनका मेन पॉलिसी ये थी भाई, वो भारतीय बाजार को अपने उद्योग के लिए, अपने सामान जो उनकी जो कंपनी वगैरह जो भी सामान बना रही है, जो बना रही है, उसके लिए एक बाजार चाहिए था। तो बाजार कौन था, भारत। तो भारत में मतलब हमसे कच्चा माल लेके बना के और हमको बेच रही थी। तो ये लाइन हमसे ये बोला चाहिए भाई कि वो भारतीय बाजार को एक बाजार के रूप में बदलना चाह रही थी, मतलब हमारे माल को कोई खरीदे तो कौन खरीदेगा, सिर्फ भारत खरीदेगा। तो भाई उन्होंने जो उद्योग, उनके उद्योगों से जो तैयार हो रहा था माल, वो हमको बेच रहे थे और हमको खरीदना पड़ रहा था, है ना। और हम नेक्स्ट टॉपिक हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो भैया सूती वस्त्र मिलें कहां थी, महाराष्ट्र और गुजरात में, और जूट मिल कहां थी, बंगाल में। तो दोस्तों ये हमारा औद्योगिक क्षेत्र का देखा हमने कि किस तरह से शोषण हुआ है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, देखते हैं कहां शोषण हुआ। और तो दोस्तों अगर हम बात करें हमारे विदेशी व्यापार का किस तरह शोषण किया है, तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा भारत के कच्चे माल का निर्यातक और उद्योग में बने तैयार माल का आयातक बन गया। कौन बन गया, भारत बन गया। इन्होंने क्या करा, भारत को आयातक बना दिया, मतलब हमारा जो माल बना रहे हैं, तुमसे लेके जो कच्चा माल लेके हम बना रहे हैं वो तुम्हें खरीदना पड़ेगा, तुम बन जाओ आयातक। तो ना हमें भारत को क्या किया, इन्होंने आयातक बना दिया, ठीक है। इन्होंने भारत को आयातक बना दिया। भारत के आयात निर्यात व्यापार पर इंग्लैंड ने अपना एकाधिकार जमा लिया। क्या करा दोस्तों, इंग्लैंड ने अपना क्या करा, इंग्लैंड ने अपना एकाधिकार बनाए रखा, एकाधिकार जमाए रखा किस पर, भारत पर, आयात निर्यात व्यापार पर। भैया जो भी आप आयात निर्यात करोगे, भारत से बोला किसने, इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने किससे बोला, भारत से बोला। भैया जो भी आप आयात निर्यात करोगे, ठीक है, जो भी आप आयात निर्यात करोगे उस पर एकाधिकार हमारा होगा, ठीक है, इंग्लैंड ने बोल दिया। अब भैया स्वेज नहर वर्तमान में आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग था, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था स्वेज नहर। और स्वेज नहर खुलने से अब ये लोग पहले क्या करते थे, अंग्रेज लोग पहले पूरा घूम के आते थे, ठीक है, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वगैरह पूरा घूम के आते थे। लेकिन जब से स्वेज नहर खुल गई तो फिर भैया उधर बीच में से आने लगे, पूरा घूम के नहीं आना पड़ता था। तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हुआ, अपने सैनिकों को लाते गए भारत देश, है ना। तो उससे इनको फायदा मिला, कब मिला, 1869 में, जब स्वेज नहर का मार्ग खुल गया तो इनको ज्यादा से ज्यादा चीजें अब भारत देश में अपने लोग आने लगे। इनके पहले सालों में आते थे, अब महीनों में आने लगे, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इनके आ गए और उसके बाद जो चीजें इनको चाहिए होती थी तो तुरंत आ जाती थी, 1-2 महीने में, पहले साल लग जाया करते थे। तो स्वेज नहर खुलने से इनको बहुत ही प्रॉफिट हुआ। हम बात करते हैं अगर पूंजीगत उद्योग की विशेषता की, तो भैया वे पूंजीगत उद्योग जो वर्तमान में उपयोग करने वाले वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों, किसको दोस्तों, मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण, मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। वे उद्योग जो वर्तमान में उपयोग करने वाले वस्तुओं के उत्पादन के लिए जो हमारी कंपनी वगैरह में क्या होता है, जो मशीनें होती हैं। तो भाई जो कोई भी हमें कच्चे माल से पक्का माल बनाना है, उसको उत्पादन करना है, ठीक है, तो क्या होगा, मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं, उसे पूंजीगत उद्योग की विशेषता बताया गया, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तव में प्राय, जैसे हम सार्वजनिक क्षेत्र में अगर बात करें तो भैया रेल, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों तक सीमित है। कहां है दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र की वास्तव में बात करें तो पूंजीगत उद्योग कहां तक सीमित है, रेल बनाना, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों तक ही सीमित है। तो दोस्तों हमने ये पढ़ा विदेशी व्यापार पर किस तरह का शोषण किया, किस तरह से एकाधिकार बनाए रखा इन्होंने भारत पर, आयातक और निर्यात और आयात करने पर के व्यापार पर इन्होंने अपना एकाधिकार बना के रखा, वो उधर से कमा रहे थे भैया, ठीक है। तो इन्होंने यही ओवरऑल देखने को मिलता है कि भैया शोषण आप देख ही रहे हो आप,
चलो महाकृषि में तो छोड़ो ही छोड़ो, उद्योग में भी शोषण, और इस तरह विदेशी व्यापार जो कर रहे हैं उस पर भी एकाधिकार जमा लिया, उस पर भी शोषण। तो भैया विदेशी व्यापार क्या करा इन्होंने, इस तरह से इन्होंने एकाधिकार जमाया। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने हमारे जो हम लोग जो करते थे, हमारे देसी स्वचालित जो हम प्रोडक्ट बनाया करते थे, मतलब हम जो देसी प्रोडक्ट बनाया करते थे उसका जो हम विदेशों में क्या करते थे, निर्यात किया करते थे। पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, मतलब विदेशी व्यापार का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इन्होंने क्या करा, तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया। हमारे पूरे जो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और हम पर एक नीति ऐसी थोप दी कि भाई हम जो कच्चा माल लेके आपसे बना रहे हैं वो आपको लेना पड़ेगा। और वही हमारे भारतीय बाजार को ने क्या करा, उनके सामान का, उनके प्रोडक्ट का उन्होंने मार्केट किसको बनाया, उन्होंने बनाया भारत के मार्केट को, भारतीय बाजार को। उनके सामान बेचने का वाला जो उनका जो प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए उनको बाजार मिल गया, वो था भारतीय बाजार। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें देखने को मिलता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों अगर हम बात करें 1947 में ब्रिटिश शासन काल के दौरान की बात करें कि भाई जनसांख्यिकी की स्थिति क्या थी, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक। ठीक है, डेमोग्राफिक बोलते हैं। डेमोग्राफिक सिचुएशन क्या थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे। तो दोस्तों उस टाइम को देखने को मिलता है कि भैया भारत में जनगणना 10 वर्ष में आयोजित की जाती है। हमें पहला पॉइंट ये मिलता है कि भाई 10 वर्ष में आयोजित की जाती है। तो 10 वर्ष में जब आयोजित की जाती है तो उसके हिसाब से डेमोग्राफिक सिचुएशन में, जनसांख्यिकी में ये हमारे आते हैं जन्म दर तथा मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर आता है, जीवन प्रत्याशा आती है, साक्षरता दर देखी जाती है और महिला साक्षरता देखी जाती है। तो इनमें क्या क्या, जन्म तथा मृत्यु दर देखी जाती है, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और महिला साक्षरता। तो हमें ये देखने को मिलता है कि भैया जब ब्रिटिश शासन का शासन चल रहा था तब जन्म दर तथा मृत्यु दर उच्च पे थी। किस पे थी दोस्तों, उच्च अवस्था में थी। वो क्यों थी, अब देखते हैं कि भैया उस टाइम पे देखें तो जन्म दर जो थी जन्म दर जो था बच्चों का वो कितना था, 48 प्रति हजार, मतलब 1000 में 48 बच्चों का जन्म होता था। और मृत्यु दर भी उच्च थी, उच्च अवस्था में थी। तो भैया 1000 लोगों में 40 लोगों की मृत्यु होती थी, मतलब जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने ही मृत्यु भी हो रही है उन लोगों की। ठीक है, तो हमने ही देखा। अब हम बात करें शिशु मृत्यु दर की, तो भैया 218 प्रति हजार शिशु लोग मृत्यु दर, मतलब 1000 में से 218 लोग को, मतलब 218 बच्चों की मृत्यु हुआ करती थी। वहीं हम आज की बात करें तो आज की क्या बात करें, तो भाई अगर आज की बात करें तो आज कम से कम कितने, 1000 में 19 लोगों की डेथ होती है बच्चों की। ठीक है, 1000 में से 19 लोगों की डेथ होती है। थोड़ा डाटा ज्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन उस टाइम आप देख सकते हैं कि पोषण की कितनी कमी होने के कारण, पोषण की कमी होने के कारण, और भूखमरी इतनी थी, जनसंख्या ज्यादा थी। तो देखो आप उस टाइम बीमारियों का घर भी था, मतलब उस टाइम बीमारी क्या होता था, गरीब लोग थे, है ना, गरीबी ज्यादा थी। तो ना सरकार की तरफ से कोई सरकारी अस्पताल था, ना कोई ऐसे कोई स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जाती थी। तो उस टाइम के शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा हुआ करती थी। कितनी, 218। मान आप सोच के देखो, 1000 लोगों में 218, जबकि आज कितनी कम हो गई है, 19 से 20-25 के बीच में। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो भैया जीवन प्रत्याशा भी बहुत कम थी। कितनी जीवन प्रत्याशा कितनी थी, हमारी लाइफ कितनी थी, हमारा जीवन जीने की लाइफ कितनी थी, 32 वर्ष। आप सोच के देखो कितना, मतलब पोषण गरीबी के कारण, ना न्यूट्रिशन ना प्रोटीन, मतलब कुछ की कमी होने के कारण हमारी बॉडी में, हमारी जो जीवन था 32 वर्ष का था उस टाइम। किसके टाइम पे, ब्रिटिश शासन के टाइम पे। और कितना हम लोगों को इन्होंने, मतलब कितना हमारा शोषण किया, मतलब हमें कोई काम भी नहीं करने दिया, हमें मतलब भूखा रखा, एक प्रकार का भूखा रखा, ना खेती किसानी करने दी। लोग उस टाइम भूखे सोया करते थे, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता था, क्योंकि ये लोग टैक्स में, जमींदार लोग और ये लोग लगान लेके मतलब ऐसा कर दे रहे थे, ना वो घर के बच्चे ना घाट के, है ना। तो उस टाइम 32 वर्ष की एज हुआ करती थी, और जो कि आज कितनी है, आज अप्रोक्स 68 है। कितनी है दोस्तों, 68, मतलब 68 वर्ष आज के टाइम पे, अप्रोक्स 68 वर्ष कम से कम आदमी जीता है। ठीक है, साक्षरता दर की हम बात करें तो भैया उस टाइम 16% थी। कितनी थी, मतलब पढ़े लिखों की दर कितनी थी, 16% थी दोस्तों। 16% लोग पढ़े लिखे हुए करते थे। और महिला की साक्षरता की बात करें तो भैया 7% है, और कुल साक्षरता की बात करते हैं 16% है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली को कितना दबाया। शिक्षा प्रणाली को इस तरह दबाया कि जो हमारी जो देश की जो शिक्षा प्रणाली थी उस टाइम पूरे विश्व में डंका बजता था। लोग हमारे यहाँ आया करते थे, जब विदेशों में, जब पूरे दुनिया में जब स्कूल कॉलेज कुछ नहीं थे, तब हमारे भारत देश में थे। हम तक्षशिला की बात करें, ठीक है, तो और गुरुकुल वगैरह बहुत सारी चीजें थी और हमारे इधर उस टाइम थे। तो उस टाइम हमारे क्या था, हमारे साथ इधर क्या होता था, हमारे इधर स्कूलों में, विद्यालयों में, गुरुकुलों में अध्यात्म के साथ साथ विज्ञान और विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म दोनों चीजों को पढ़ाया जाता था, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, अंग्रेज लोगों ने क्या करा कि हमारे देश में इंग्लिश प्रणाली, मतलब इंग्लिश की जो पॉलिसी, मतलब जो इंग्लिश पूरे सब्जेक्ट इन्होंने इंग्लिश में करके इन्होंने क्या करा कि सारे स्कूलों को इंग्लिश मीडियम करके हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया, ठीक है। जो कि हम एक प्रकार से अध्यात्म और विज्ञान में सबसे आगे हुआ करते थे, जब पूरी दुनिया में स्कूल भी नहीं खुला करते थे। तो उस टाइम हमारी शिक्षा प्रणाली को, हमारे अध्यात्म को, हमारी संस्कृति को इन्होंने नष्ट कर दिया। इन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया, जिसमें कि आप साक्षरता दर देख सकते हो वहां पे उस टाइम पे कितनी थी, 16%, ठीक है। जिसमें महिला की साक्षरता कितनी थी, 7% और कुल कितनी थी, 16%। आज हम देखें कि भाई आज हमारा साक्षरता दर ज्यादा है, ठीक है, साक्षरता दर ज्यादा है, लेकिन बात आज भी वही है कि आज भी हमारे जो संस्कृति है, जो हमारे सांस्कृतिक जो कल्चर्स वगैरह थे, वो जो पुराने अध्यात्म से जुड़े हुए हमारे ज्ञान वगैरह, जो हमारी बुक्स वगैरह थी, सबको इन लोगों ने नष्ट कर दिया। आज के टाइम में पूरा सोशल कितना इंग्लिश मीडियम, हर टोटल जगह इंग्लिश मीडियम पे हो गया है। लेकिन वहीं हम चाइना को देखें, चाइना आज सबसे आगे, मतलब सेकेंड नंबर की इकोनॉमी है। उसने ना, उसके उधर गूगल चलता है, वो खुद का सॉफ्टवेयर है, फेसबुक भी नहीं चलता है, खुद का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरी भाषा को, दूसरी सांस्कृतिक लोगों को हमारे मतलब खुद के देश में बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने खुद की भाषा, खुद की सांस्कृतिक कल्चर खुद को बढ़ावा दिया है, और वहां पे दूसरी लैंग्वेज नहीं चलती है ना, वहां पे खुद की लैंग्वेज चलती है, चाइनीज, ठीक है। तो हम लोग कौन थे, वो भी औपनिवेशिक का शिकार था, ठीक है, वो भी गुलाम थे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने क्या हुआ, अपने आप में सुधार किया, अपने गांव के छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया। तो आज वहां की आप देख सकते हैं इकोनॉमी कितनी आगे है। और हमने क्या करा, पश्चिमी सभ्यता को अपना के रखा हुआ है। आज भी हमने पश्चिमी सभ्यता को अपना के रखा है, जिससे हम लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो सांस्कृतिक कल्चर वगैरह हम उसको पीछे छोड़ते हैं, कहीं ना कहीं उनको पीछे नष्ट करते हुए, छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा झांसी की स्थिति हमने देखी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्या कर रही हो, डाल लो इकट्ठी। दोस्तों हम व्यावसायिक, अगर हम बात करें दोस्तों अगर हम ब्रिटिश काल में व्यावसायिक संरचना की बात करें, तो 20वीं शताब्दी के दौरान कृषि क्या था, सबसे बड़ा व्यवसाय था, जिसमें 70 से 75% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई थी। अगर हम विनिर्माण क्षेत्र में की बात करें तो भैया 10% लोगों को रोजगार मिल पा रहा था। सोच रहे हो आप कितना, उस टाइम 10% लोगों को रोजगार मिल पा रहा था बस। सेवा क्षेत्र को में हम देखें तो 15 से 20% लोगों को ही रोजगार मिल पा रहा था सेवा क्षेत्रों में, ठीक है। और वहीं 20वीं सदी में पंजाब और राजस्थान, उड़ीसा क्षेत्र के लोग मजदूरों के अनुपात में वृद्धि हुई। कहां पे वृद्धि हुई, 20वीं शताब्दी में पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा के क्षेत्र में लगे मजदूरों के अनुपात में वृद्धि हुई। और हम अगर देखें आधारित संरचना की बात करें तो भैया उस टाइम इनसे क्या हुआ, आधारित जब संरचना थी इसमें भैया हमारे देश को जनता को भी प्रॉफिट, मतलब कहीं ना कहीं लाभ मिला है। लेकिन भले ही उन्होंने अपने लाभ के लिए ये चीजें चलाई हों, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं लाभ मिला है। जैसे रेलवे का विकास, पत्तनों का विकास, मतलब बंदरगाहों का विकास हुआ, जल परिवहन का विकास हुआ, मतलब जहाजों का विकास हुआ, डाक तार विभाग का विकास हुआ। जिस तरह भैया हम छोटे थे, आप सभी लोग आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि उस टाइम चिट्ठियां आती थी, घर में आती थी, ठीक है, मामा की घर से आ रही, किसी घर से आ रही, तो वही डाक वाला जो डाक लेके आता था, जैसे ही वो किसी कॉलोनी में एंट्री मार दे तो पूरी मतलब खुशियां भर जाती थी कि भैया हमारे घर चिट्ठी आ रही है, हमारे घर या हमारे घर आ रही है ना। तो उस टाइम डाक का रहता था कि भाई डाक हमारे घर आ रही, तो बहुत लोगों के अंदर खुशी एक रहती थी, है ना। और हम देखते हैं अगर अंग्रेजों ने 1850 में जो भारत में रेलों को आरंभ किया, कब किया दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में रेलों का जो आरंभ किया
रेलवे का जो विकास किया रेलवे का, तो वो कब किया? 1850 में किया दोस्तों। कब किया? कभी क्वेश्चन बन जाए तो आप क्या बताओगे? 1850 में किया। और इसने क्या किया? इसका मुख्य कारण था कि हमारे देश की जो जनसंख्या को इसने क्या करा? भू क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक व्यवधानों का कम करके, व्यवधानों को मतलब किसको? भू क्षेत्रीय, मतलब उसने ज्योग्राफिकल एरिया को कम करके। नहीं तो भैया आप जा रहे हो तो पता नहीं कितने साल में पहुंच रहे हैं, एमपी से यूपी जा रहे हो तो ना 3 महीने 6 महीने में जा रहे हो आप, या किसी चीज से जा रहे हो। लेकिन आजकल क्या हम एक रात में पहुंच जाते हैं, 12 घंटे 24 घंटे में पहुंच जाते हैं, आप जहां भी आपको जाना हो, ठीक है। या ज्यादा 2 दिन लगते हैं। तो उसमें क्या है? सांस्कृतिक व्यवधानों और दूरी को कम करके क्या करा उन्होंने? आसानी से यात्रा करने का अवसर लोगों को मिल गया। तो दोस्तों हमने कहीं ना कहीं आधारित संरचना में देखने को मिलता है कि भैया उनको तो ये सब चीजें उन्होंने उनके फायदे के लिए खोली थी। उनके सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए रेलवे खोला, पत्तनों का विकास किया, डाकघर का विकास किया। तो ऐसे उन्होंने अपने लिए किया था, लेकिन उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारे देश की जनसंख्या को भी लाभ मिला है। जब हमारा देश आजाद होता है 1947 को, तो एक आशा जगती है कि भाई अब देश आजाद हो रहा है। देश आजाद होने के लिए हम इनसे गुलामी से छुटकारा पाने के लिए, इनके शोषण से छुटकारा पाने के लिए देश की पूरी जनता ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया है, ठीक है। इन सब ने काम तो किया, लेकिन जब 1947 की एक दिन पहले, मतलब देश की आजादी से पहले जो एक दिन पहले की जो संध्या थी, मतलब शाम थी, लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक चीज आई कि अब तो देश भी आजाद हो गया है। लेकिन उस समय क्या था? लोगों को सबसे बड़ा डर यह था कि जब लोगों ने देखा कि देश तो आजाद हो गया है, लेकिन जो भारत की जो इकोनॉमी थी उसको नष्ट कर दिया गया। भारत की जो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र थे वो पूरी तरह से संकट में थे। मतलब पूरी तरह से जहां से भारत को अर्थव्यवस्था से, मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र थे, जहां से वहां जो भारत की जो अर्थव्यवस्था बनाती संसाधन थे, सारे संसाधनों को उन्होंने नष्ट कर दिया। अब सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी और देश की जनसंख्या के सामने सबसे बड़ा डर था। और अब ये सरकार, अब ये वो जनता बैठी थी सरकार की तरफ कि अब सरकार क्या करती है, और सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती थी इन सब चीजों से, और जो हमारे संसाधन को नष्ट किए, इन सब चीजों से मतलब जूझने के लिए सरकार को बड़े बड़े कदम उठाने पड़े। और हमने उस टाइम देखा कि जब देश तो आज़ाद हो गया, तब भी हमारे यहाँ गरीबी कितनी थी। और धीरे धीरे सरकार ने स्टेप बाय स्टेप चढ़ के धीरे धीरे ऐसे काम करके हमारे देश की संसद ने, हमारे देश के नेताओं ने आज जिस पायदान पे हम खड़े हैं, देश की हम 5वीं अर्थव्यवस्था पे जिस पायदान पे खड़े हैं, तो इसका श्रेय भी हमारे देश की दोनों को जाता है, जनता और जो हमारे सेवक हैं, मतलब नेता, जिन्होंने हमारे देश की इकोनॉमी को यहाँ पे लाके खड़ा किया है। वरना 1947 की शाम, एक दिन पहले की शाम हुए, जितना डर जनता में था उतना ही डर हमारे नेताओं में था कि अब आजाद तो हो गए हैं, लेकिन अब देश को चलाएंगे कैसे। सबसे बड़ा डर नेताओं में था, देश को चलाएंगे कैसे। आखिर हम देश में अर्निंग कहां से करेंगे, पैसा कहां से कमाएंगे, क्योंकि सारे संसाधन तो इन लोगों ने लूट लिए। तो दोस्तों हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा, इसमें पूरा समझा कि भाई हमने हिस्ट्री की बात की थी कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे देश की जनता के साथ शोषण किया, और किस तरह से आज अभी तक हमने 1947 पे जब वो आज़ादी के टाइम हमको आज़ाद करके छोड़ के गए, तब हमारे पास, हमारी जनता और नेताओं के पास कितना बड़ा डर था कि भैया अब देश चलेगा कैसे और चलाएगा कौन। तो ये सब डर के बावजूद भी आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो आज का जो विकास है ये पुरानी नीति पर आधारित है। ये एकदम से सब कुछ खड़ा नहीं हो गया, इसका पुराना इतिहास रहा है जो कि आज हमने पढ़ा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी और आपको समझ में कितना आया, तो नीचे भैया दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर पूछें, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। अब हम पढ़ेंगे 11th क्लास का 2nd चैप्टर, जो कि अपकमिंग वीडियो में आएगा। तब तक के लिए दोस्तों, जब तक के लिए मैं अलविदा कर लेता हूं आप सभी से। आई होप आप सभी लोग अच्छे रहेंगे, और इसको चैप्टर को जितना हम पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा। आपने अभी हमने समझ ली कहानी को समझना पड़ता है, बाकी क्वेश्चन आंसर आपको आपके क्लास टीचर्स थोड़ा लिखवाई देंगे। आप किसी भी स्कूल के हो या फिर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको फैक्ट वगैरह तो आपकी बुक से मिलेंगे, बुक से। बाकी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पूरा कहानी को समझने का काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।